आज की इस खास रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज रात की तारीख है 2 दिसंबर से 3 दिसंबर और जगह है भारत का दिल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। एक आम सी रात जहां लोग सो रहे हैं, माँ बाप की गोद में उनके बच्चे और बूढ़े अपने चारपाई पर, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि अगले कुछ मिनटों में दुनिया की सबसे भयानक औद्योगिक त्रासदी होने वाली है। ये कहानी है उस रात की जब एक अमेरिकी कंपनी के फैक्ट्री से निकले जहरीली गैस की वजह से हजारों लोगों की जिंदगियां छिन गई और लाखों लोग जिंदगी भर के लिए अपंग हो गए। ये कहानी है भोपाल गैस त्रासदी की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रिया और आज हम आपको ले चलते हैं उस काली रात के हर सच, हर घटना और हर सवाल तक। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। 1970 के दशक में भारत सरकार ग्रीन रेवोल्यूशन का सपोर्ट करना चाहती थी। किसानों को कीटनाशक चाहिए थे और अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनियन कार्बाइड ने भारत में अपनी सब्सिडियरी कंपनी बनाई, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नाम से। इसके बाद 1969 में भोपाल में प्लांट लगा। शुरुआत में सिर्फ कीटनाशक बनते थे, लेकिन 1970 के बाद कंपनी ने यहाँ बहुत खतरनाक 2 केमिकल स्टोर करने शुरू किए, मिथाइल आइसोसाइनेट MIC और फास्जीन। MIC एक ऐसा केमिकल जो पानी के संपर्क में आते ही भयानक एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है और जहरीली गैस बनाता है। सिर्फ 5 मिनट तक इस गैस में सांस लेने से इंसान की आंखें फूट सकती हैं और फेफड़े जल सकते हैं और मौत भी हो सकती है। कंपनी ने दावा किया था कि उनका प्लांट दुनिया के सबसे सुरक्षित प्लांट्स में से एक है और उनके पास 3 लेयर सेफ्टी सिस्टम से। पहला है वेंट गैस स्क्रबर, फ्लेयर टावर दूसरा और तीसरा वाटर कर्टन स्प्रे। लेकिन असलियत क्या थी आगे हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। अब आते हैं उस काली रात पर, 2 दिसंबर 1984। रात के लगभग 11 बजे प्लांट के अंदर टैंक नंबर 610 में MIC स्टोर था। करीब 42 टन की शिफ्ट में सिर्फ 6 ऑपरेटर थे, जबकि नॉर्मल डे शिफ्ट में 12 होते थे। सेफ्टी इक्विपमेंट पहले से ही खराब पड़े हुए थे और रात 12:15 के आसपास एक वॉशिंग ऑपरेशन चल रहा था। एक वाल्व गलती से खुला रह गया और पानी MIC टैंक में घुस गया। रिएक्शन शुरू हुआ। टैंक का तापमान तेजी से बढ़ने लगा और प्रेशर 2 PSI से बढ़कर 55 PSI तक पहुंच गया। ऑपरेटरों को समझते देर हो चुकी थी और रात 12:50 के बीच एक टैंक का सेफ्टी वाल्व फट गया। इसके बाद 30 से 40 टन मिथाइल आइसोसाइनेट और दूसरी जहरीली गैसें हवा में फैलने लगी। वेंट गैस स्क्रबर जो कि बंद था और दूसरा सिस्टम फ्लेयर टावर, उसका पाइप फटा हुआ था और तीसरा सेफ्टी सिस्टम वाटर स्प्रे इतना कमजोर था कि 35 से 40 मीटर ऊपर तक नहीं पहुंच पाया। गैस का गुब्बार हवा में फैल गया। हवा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ बह रही थी। ठीक प्लांट के सामने बसी थी भोपाल की सबसे घनी बस्तियां, जयप्रकाश नगर, चोला, नई बस्ती और पुराना भोपाल। रात 1 बजे के आसपास लोग अजीब सी जलन महसूस कर रहे थे। आंखों में भयानक जलन, गले में खराश, सांस नहीं ले पा रहे थे। लोग चीखते चिल्लाते घर से बाहर भागे। सड़कों पर अंधेरा और धुआं छाया हुआ था हर तरफ और लोग भाग रहे थे, लेकिन पता नहीं कहाँ भागे। माँ अपने बच्चों को गोद में उठाकर भाग रही थी, बूढ़े गिरकर वहीं दम तोड़ रहे थे। एक प्रत्यक्षदर्शी का बयान आज भी रोंगटे खड़े कर देता है दोस्तों, क्योंकि हमने सोचा था कि दुनिया खत्म हो गई है और चारों तरफ लाशें और बच्चे, बूढ़े, जवान सब मरे पड़े थे। ये उनके अल्फाज थे। जो जिंदा थे वे आंखें फाड़े चीख रहे थे और सड़क पर दूध जैसा सफेद धुआं छाया हुआ था। पुलिस को खबर मिली। पुलिस वाले भी गैस से बेहोश होने लगे। भोपाल का हमीदिया अस्पताल मरीजों से भर गया। डॉक्टर के पास कोई जानकारी नहीं थी कि यह जहर क्या है। यूनियन कार्बाइड ने पहले तो कहा यह सिर्फ आंसू गैस जैसा है, घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन सुबह 6 बजे तक 2000 से ज्यादा लोग मर चुके थे। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि 3 दिसंबर की सुबह तक 2259 मौतें, लेकिन स्वतंत्र सर्वे और NGO के आंकड़े बताते हैं कि पहले 48 घंटे में ही 7000 से 8000 लोग मारे। अगले कुछ हफ्तों में यह संख्या 15,000 से लेके 20,000 तक पहुंच गई और 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। अब सवाल यह है कि यह हादसा हुआ कैसे।
जांच में जो बातें सामने आई वो चौंकाने वाली थी दोस्तों, क्योंकि टैंक 610 में पानी जाने की वजह एक वाल्व का लीक था और उसे ठीक करने के लिए वॉशिंग की जा रही थी, लेकिन स्लिप ब्लाइंड नहीं लगाया गया। रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो MIC को 0 डिग्री पर ठंडा रखता था उसे मार्च 1984 में ही बंद कर दिया गया था, क्योंकि कंपनी लागत बचा रही थी। और दूसरा सेफ्टी सिस्टम जो कि वेंट गैस स्क्रबर है उसे जून 1984 में ही खराब बता दिया गया था। इसके बाद तीसरा सिस्टम फ्लेयर टावर, उसका कनेक्टिंग पाइप भी फटा हुआ था क्योंकि मेंटेनेंस का काम चल रहा था। और बात करें अलार्म सिस्टम की, तो लोगों को चेतावनी देने वाला सायरन पहले ही बंद कर दिया गया था क्योंकि उससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते थे। अब प्लांट में सिर्फ एक सुपरवाइज़र था उस रात, यानी सारी सेफ्टी सिस्टम एक साथ फेल नहीं हुई, उन्हें जानबूझकर बंद कर दिया गया था ताकि पैसे बचें। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि जिम्मेदारी किसकी थी। यूनियन कार्बाइड ने अमेरिकी हेडक्वार्टर में तुरंत कहा यह UCIL का प्लांट है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन सच्चाई यह थी कि यूनियन कार्बाइड USA की 50.9% हिस्सेदारी थी। UCIL में डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी, सेफ्टी मैनुअल सब अमेरिका से ही आए थे और भारत में प्लांट इसलिए लगाया गया था क्योंकि अमेरिका में MIC स्टोर करना बहुत महंगा और ख़तरनाक था, यानी खतरा भारत में डाला गया और मुनाफा अमेरिका को मिला। हादसे के तुरंत बाद यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन भारत आए। 7 दिसंबर 1984 को भोपाल में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कुछ ही घंटों में मध्य प्रदेश सरकार के आदेश पर उन्हें रिहा कर दिया गया और स्टेट एयरक्राफ्ट से दिल्ली भेज दिया गया और वहां से वो अमेरिका भाग गए। भारत सरकार ने कभी भी उनका प्रत्यर्पण नहीं करवाया। आज तक वॉरेन एंडरसन मर चुके हैं बिना किसी सजा पाए। अब बात करें कानूनी लड़ाई की, तो 1979 में यूनियन कार्बाइड ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 470 मिलियन अमेरिकी डॉलर, तब के लगभग 715 करोड़ रुपए में सेटलमेंट कर लिया, यानी एक मृतक के परिवार को औसतन 30 से 40 हज़ार रुपये मिले। जबकि अमेरिका में ऐसी कोई दुर्घटना होती तो अरबों डॉलर मुआवजा मिलता। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन कार्बाइड के खिलाफ आपराधिक मामले को लापरवाही से घटाकर गलती कर दिया, यानी धारा 304A लगा दी गई। सिर्फ 2 साल की सज़ा हो सकती है जिसमें। इसके बाद 2010 में भोपाल की निचली अदालत ने 70 भारतीय अधिकारियों को 2-2 साल की सज़ा दी। सब जमानत पर अभी भी बाहर हैं, लेकिन असली सज़ा किसी को भी नहीं मिली दोस्तों। अब बात करते हैं आज की स्थिति की। 2026 में भी भोपाल में जहर बाकी है। डाउ केमिकल्स ने 2001 में यूनियन कार्बाइड को खरीद लिया, लेकिन उसने साफ कह दिया कि हम भोपाल की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। फैक्ट्री का 68 एकड़ का प्लांट आज भी वैसा ही पड़ा है, जहां टॉक्सिक वेस्ट आज भी जमीन में घुसा हुआ है। भूजल में मरकरी, लेड और ऑर्गेनोक्लोरीन की मात्रा WHO के स्टैंडर्ड से हजारों गुना ज्यादा है। तीसरी चौथी पीढ़ी के बच्चे आज भी जन्मजात विकलांग पैदा हो रहे हैं। क्लब फुट, सेरेब्रल पाल्सी, आंखों की बीमारियां और कैंसर जैसी बीमारियां उन्हें बचपन से ही हो रही हैं। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि प्रभावितों की संख्या 5 लाख नहीं 20 लाख है, मुआवजा बढ़ाया जाए, लेकिन आज तक इस मामले में कुछ नहीं हुआ। कुछ नाम जो आपको हमेशा याद रखने चाहिए। अब्दुल सत्तार, जो रात में साइकिल से लोगों की चेतावनी देते हुए खुद मर गए। रशीदा बी और चंपा देवी शुक्ला, 2 औरतें जिन्होंने 40 साल तक इंसाफ की लड़ाई लड़ी और 2004 में गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज जीता। और संचिता, अब्दुल और लाखों बच्चे जो आज भी हर रोज उस जहर के साथ जी रहे हैं। दोस्तों, भोपाल गैस त्रासदी कोई पुरानी खबर नहीं, ये आज भी जारी है। हर दिन कोई न कोई उस गैस की वजह से मरता है। हर साल दर्जनों बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। अगर आपको ये वीडियो सच्चाई के सामने में लाने में थोड़ा सा भी योगदान लगा हो, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट में लिखें जस्टिस फॉर भोपाल। और इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो यह सोचता है कि कॉर्पोरेट से बड़ा कुछ भी नहीं है। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए सावधान रहें, सचेत रहें। जय हिंद। मैं हूँ श्रेया पांडे और आप देख रहे थे डायनामिक न्यूज़।